हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। ऐसे राइटिंग के कोर्स में हमने अभी तक दो वीडियोस अपलोड किए हुए। फर्स्ट वीडियो आपको ये बताता है कि हाउ टू राइट एन ऐसे, बेसिकली ऐसे क्या होता है, आप आपका ऐसे कैसे ऑसम बना सकते हो, क्या क्या स्पेशल टिप्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि 1000 to 1250 वर्ड्स के ऐसे को आप 150 वर्ड्स के पैराग्राफ्स में कैसे डिवाइड करोगे, कैसे आप आपके ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बनाते हो। तो बेसिकली अभी तक मैंने जितने दो वीडियोस अपलोड किए थे वो आपको एक जनरल तरीका बताता है कोई भी ऐसे लिखने के लिए। आज से हम थीम बेस्ड ऐसे स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट थीम बीइंग वुमेन सेंट्रिक एसेज। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि वुमेन के ऊपर अभी तक यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक के ऐसे पूछे गए थे। उसको मैंने अलग अलग कैटेगरीज में ये किया है, ग्रुप किया है। प्लस हम देखेंगे कि वो क्वेश्चंस क्यों आए। फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस रीजन दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इसमें कुछ लिंक है क्या। उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि आगे आने वाले सालों में हमें कैसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस साल वुमेन सेंटर कैसे पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके, फिर हम देखेंगे कि जनरल तरीके में वुमेन का क्या रोल रहा है एकदम वैदिक पीरियड से लेके प्रेजेंट सिचुएशन तक। फिर जनरली अगर आप देखोगे कोई भी ऐसे क्यों आते वुमेन के ऊपर ऐसे, बिकॉज देयर इज अ नीड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन को एम्पावर करना मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि वुमेन को मेन से ज्यादा स्पेशल राइट्स देना। वुमेन को एम्पावर करना मतलब वुमेन जो जेंडर होता है उसको मेन के बराबरी पे, इक्वालिटी पे लाना सोसाइटी में। तो ये बेसिक मेन एम होता है सारे वुमेन सेंट्रिक एसेस का। तो जनरली अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको कोई ऐसे पूछा गया तो वो ऐसे आप कैसे लिखोगे उसका हमने एक एग्जांपल देखा है, मतलब इस वीडियो में हम देखेंगे। प्लस उसके बाद इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी सम फेमस कोट्स एंड वन कोट आल्सो बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अबाउट वुमेन। तो जिससे आपको फ्रॉम बेसिक्स टू एंड आपको एक आइडिया आएगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वुमेन सेंट्रिक कैसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या अप्रोच रहेगा। सो वीडियो को पूरा देखिए एंड स्टिल इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। तो पहले मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर वुमेन सेंट्रिक एसेस जो थे ना उसको मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बेसिकली मैंने कुछ एसेस को वुमेन एम्पावरमेंट के साथ ये किया है, कुछ एसेस मेन और वुमेन के कंपैरिजन में किया हुआ है एंड सम एसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड ओनली टू वुमेन। तो जब एसेस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एम्फोसिस करता है तो आप देख रहे हो 2017 में फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन, 2006 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, 2005 में द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल या इफ वुमेन रूल्ड द वर्ल्ड। फिर 2004 में क्वेश्चन दिया गया विदर वुमेन्स इमेंसिपेशन। विदर का मतलब होता है कि टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट प्लेस, एंड इमेंसिपेशन का मतलब होता है पार्टिसिपेशन इन सोशल पॉलिटिकल सेक्टर। तो किस हद तक वुमेन हैव राइट्स टू पार्टिसिपेट सोशली पॉलिटिकली, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन के राइट्स वुमेन रिजर्वेशन बिल चल रहा था। तो आप देख रहे हो जो पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट में डिसीजन चल रहे वुमेन के ऊपर उसके बेसिस पे ऐसे पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट 1999 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 1997 में आप देख रहे हो ग्रेटर पॉलिटिकल पावर अलोन विल नॉट इंप्रूव वुमेन्स प्लाइट। मतलब आप सिर्फ औरतों को अगर पॉलिटिकल पावर दे रहे हो बट अगर सपोज उनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं कर रहे हो या मेन की मेंटेलिटी चेंज नहीं कर रहे हो तो भले ही आप वुमेन को कितनी भी ताकत दे दो, बट अगर वो अपने आप को कमजोर समझते हैं क्या वो फिर वो अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो सिर्फ एम्पावरमेंट हेल्प नहीं करेगा। तो ऐसे टॉपिक्स अगर आपको पूछे जाते हैं, द न्यू इमर्जिंग वुमेन पावर, द ग्राउंड रियलिटी, इन सारे टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। अब मैं आपको और एक रीजन बता देती हूँ। अगर आपने इकोनॉमी का प्लानिंग वाला वीडियो देखा होगा तो जब हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़े तो यू विल ऑब्जर्व दैट 1995 ऑनवर्ड्स टिल 2005 तक जितने 5 ईयर प्लान्स थे उस सब में जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन फॉर वुमेन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, इन टॉपिक्स को क्या बोलते हैं प्रेफरेंस दिया गया था। तो जब इकोनॉमिक प्लानिंग में वुमेन के ऊपर डिसीजंस लिए जा रहे थे दैट इज द रीजन कि यहाँ पे भी एसेस वुमेन के ऊपर आ रहे थे। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के बेसिस के एसेस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं मेन एंड वुमेन कंपैरिजन। 2012 में कैसे आया था, मैनेजिंग वर्क एंड होम, इज इंडियन वुमेन वर्किंग, इज वर्किंग इंडियन वुमेन गेटिंग अ फेयर डील। इसका रीजन आप देखते हो, अगर आप देख रहे हो किसी भी परिवार में इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वाइफ आफ्टर शी कम्स बैक होम फ्रॉम ऑफिस वो घर पे खाना बनाएंगी।
अगर सपोज अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और सपोज उनके बच्चों के एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, तो ऐसे बोला जाता है अच्छा क्योंकि माँ भी ऑफिस जाती है, बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता। सो इंडियन वर्किंग वुमेन को फेयर डील नहीं मिलता, उनको ऑफिस में भी काम करना पड़ता है, घर पे भी दे आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल। वुमेन इज गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, ये डायरेक्टली ऐसा ऐसे आ गया कि वुमेन गॉड का बेस्ट क्रिएशन है। आइदर यू राइट, यू एग्री विद दैट टॉपिक एंड यू राइट, अगर आप नहीं एग्री करते तो यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ इन द एसे। Men have failed, let women take over, ये टॉपिक 1993 में इसके लिए पूछा गया था क्योंकि तब जब क्या बोलते हैं सेक्स रेशियो का जो डेटा आया था बहुत ही खराब, बहुत ही निगेटिव सेक्स रेशियो हमारा आया था। दैट्स द रीजन 1994 के बाद 1994 में प्रोटेक्शन प्री नेटल डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन वाली चीजों को उसके ऊपर एक एक्ट बनाया गया था, पीसीपीएनडीटी एक्ट। ठीक है, इस उस बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख रहे हो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ने वुमेन सेंट्रिक केसेस ये फॉलोइंग इयर्स में दिए गए। ठीक है, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डेवलपमेंट अगर एनजेंडर्ड नहीं होगा तो वो एंडेंजर्ड होगा। एनजेंडर्ड का मतलब होता है कॉज्ड। अगर आप डेवलपमेंट कॉज नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कम होता होता चला जाएगा। इसका रीजन ये इसके लिए दिया था क्योंकि सपोज सोसाइटी में आप सिर्फ मेन को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, एंड वुमेन विच इज द अदर हाफ ऑफ द सोसाइटी, अगर आप उस पार्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपकी सोसाइटी लोफ साइडेड हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी एंड इवेंचुअली टू लीड टू फॉल ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो भले यूपीएससी ने इकोनॉमिक ऐसे बोला था, बट इस इकोनॉमिक ऐसे को आप मेन एंड वुमेन के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक जनरल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से वुमेन के ऊपर आए थे ऊपर ऊपर से बताया, डिटेल में हम देखेंगे। अभी यहाँ पे मैंने कुछ इवेंट्स आपको बताया कि ये क्वेश्चंस तब क्यों आए थे। 1993 में रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन था, प्लस यूनाइटेड ह्यूमन राइट में भी जेंडर स्पेसिफिक वायलेशंस का इंक्लूजन किया गया था। तो जब इतनी सारी इंटरनेशनल इवेंट्स हो जाती है प्लस नेशनल इवेंट्स हो जाती है, देयर इज अ चांस कि इस उस बार यूपीएससी ऐसे में वो टॉपिक पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बोला 1994 में पीसीपीएनडीटी एक्ट आई, 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बने, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बने, तो ऑब्वियसली अगले साल एक वुमेन सेंट्रिक ऐसे तो बनता ही था। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना, यूपीएससी सेंटिमेंटल टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछता, जैसे रेप के ऊपर बताओ, हैरेसमेंट के ऊपर बताओ, ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स यूज नहीं करता, बट नॉन सेंटिमेंटल टेक्निकल टर्म्स जैसे विशाखा गाइडलाइंस। फिर आप देख रहे हो 1998 एंड 7 में क्या हो गया, सोनिया गांधी was the Congress chief, she resigned and again rejoined, so again there was a political change of power, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आया। 2001 में नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आया, प्लस प्रियंका चोपड़ा बिकेम मिस वर्ल्ड। तो जब भी ऐसी कोई चीजें होती है, जब भी कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, देयर इज अ चांस कि हाँ आपको वुमेन सेंट्रिक ऐसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इन्हीं ट्रेंड्स को देखते हुए इससे हम क्या एनालाइज करेंगे, पहले चीज हम एनालाइज करेंगे कि सारे एसेज की थीम नॉन सेंटिमेंटल है, प्लस मोस्टली जो वुमेन सेंट्रिक एसेज होते हैं वो तीन चीजों पे बेस्ड होते हैं, आइदर एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावर करो, या फिर वुमेन रिलेटेड लेजिस्लेशन, वुमेन से रिलेटेड कोई लॉज आ गए, या फिर मेन एंड वुमेन को कंपेयर करो। ठीक है, हर साल ऑलमोस्ट हर साल अगर कोई लॉ चेंज होके आता है तो यूपीएससी इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल आस्क सच क्वेश्चंस। बट आप देखोगे कि ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर इंडियन वुमेन भी इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स जीत के आते हैं। 2017 में वी हैड मनुश्री चिल्लर हु बिकेम मिस वर्ल्ड, फिर 2019 में वी हैड मिस एशिया पैसिफिक सुमन राव वाज मिस इंडिया। तो हर साल इंडियन वुमेन गो एंड रिप्रेजेंट अस आउटसाइड, इवन वी हैव पीपल इन स्पोर्ट्स। ठीक है, सो देन देयर आर चांसेस कि यूपीएससी वुमेन सेंट्रिक ऐसे पूछ सकता है। तो व्हाट काइंड ऑफ थीम्स कैन बी आस्क्ड, एम्पावरमेंट हमेशा फेवरेट होता है, मेन वुमेन कंपैरिजन थोड़ा कम चांसेस है, जेंडर एंड डेवलपमेंट रिलेशन ये आजकल ज्यादा होता है, बीइंग वुमेन, वुमेन इंडिविजुअलाइजेशन, एजेंसी ये एक नया फैक्टर है। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, इस बार भी आप देखोगे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट रहा है वुमेन के ऊपर। ठीक है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक आप एक सेपरेट टॉपिक, इसको बहुत सारे रिपोर्ट्स में या इकोनॉमिक सर्वे में आप पढ़ सकते हो।
या फिर वुमेन सेंट्रिक कोई भी कोट दे दिया, जैसे मैंने आपको बोला था द हैंड दैट रॉक द क्रेडल, वुमेन के ऊपर कोई भी कोट दे दिया, उसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। प्लस जेंडर प्रेफरेंस, सेक्स रेशियो कम हो रहा है। तो कहीं पे भी मैंने ये टॉपिक सबको अलग से क्यों दिए, कहीं पे भी आप न्यूज़पेपर में, न्यूज में, टीवी में, कहीं पे भी आपको ये टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक इन चीजों में से रिलेटेड दिख रहा है तो इसका मतलब यस, इसके ऊपर एक ऐसे हमें लिखना चाहिए। ठीक है। हाउ टू राइट इफेक्टिव एसेज ऑन दिस टॉपिक, कैसे लिखेंगे? इसकी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 90% जो वुमेन सेंट्रिक एसेज होते हैं वो आपके जीएस के साथ मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीएस में भी आपको इंडियन सोसाइटी, ठीक है, आपको ये जो पेपर है जीएस सिलेबस के साथ मैच होता है, आपके एनसीईआरटीज में वो कवर अप किया जाता है। सो दिस मटेरियल जो भी आप अप्रोच टू वुमेन सेंट्रिक एसेज के लिए प्रिपेयर करोगे, जो भी कोर्स आप प्रिपेयर करोगे, इट विल नॉट ओनली हेल्प इन एसे बट आल्सो इन जीएस एंड आल्सो इन योर एथिक्स पेपर जीएस के। तो पहले मैं आपको बता दूंगी वैदिक पीरियड में वुमेन का पोजीशन कैसे था, फिर मैं आपको बताऊंगी लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का पोजीशन कैसे था, फिर हम देखेंगे मिडिवल पीरियड में वुमेन का पोजीशन कैसे हो गया, मुगल पीरियड में कैसे हो गया। इसका रीजन ये, कभी भी आप कोई ऐसे लिखोगे तो मैंने आपको बोला है ना कि आप डायमेंशन में लिखोगे, तो हिस्ट्री के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो वैदिक पीरियड में ध्यान से सुनना, गर्ल्स वर ट्रीटेड, दे वर एजुकेटेड लाइक बॉयज। ठीक है, लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया जाता था। दैट टाइम यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस नेम्स, लोपामुद्रा, इंद्रायणी, मैत्रेयी, गार्गी। गार्गी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स, वैदिक स्कॉलर्स ऑफ हर टाइम। उस टाइम वो जो सेक्रेट थ्रेड होता है ना, जो यूजुअली आप देखते हो ब्राह्मण्स पहनते या ब्रह्मचार्य के लिए पहनते, सेम थ्रेड इवन वुमेन कुड वेयर। Women could hold property, they could have their own choice in choosing their partner, ठीक है। और अनएजुकेटेड वुमेन्स ऑल्सो हैड अ चांस टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो ऐसे नहीं था कि सिर्फ शिक्षित लड़कियां अपना ओपिनियन दे सकती थी, कोई भी लड़कियों को अपना राइट या अपना व्यू प्रेजेंट करने का राइट था। चाइल्ड मैरिजेस कॉमन नहीं थे, सती सिस्टम नहीं था। तो बेसिकली वैदिक पीरियड में अगर आप देखोगे इट वॉज अ गोल्डन एज फॉर वुमेन। लेटर वैदिक में क्या हो गया, वुमेन के सारे राइट्स छीन लिए गए, उनको प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट चला गया, उनका राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी चला गया, सारे रिलीजियस राइट्स उनके हट गए। ठीक है, दे कुड रिसीव एजुकेशन, पढ़ सकते थे लेकिन वो वेदास नहीं पढ़ सकते थे। गुप्ता पीरियड में तो डाउरी सिस्टम भी आ गया, नो विडो री मैरिज, कोई बेसिक फ्रीडम नहीं, और प्लस पर्दा एंड सती सिस्टम अभी तक आया नहीं था, बट फिर भी दहेज के बोझ में वुमेन का स्टेटस अब देख रहे हो वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक में कम हो गया। सबसे खराब वुमेन का सिचुएशन हो गया मिडिवल एरा में, बैड से वर्स हो गया। मिडिवल एरिया में चाइल्ड मैरिजेस, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम बिकेम वेरी कॉमन। ठीक है, वुमेन आर मोस्टली अनएजुकेटेड, उनको एजुकेशन भी नहीं था, दे वर यूज्ड लाइक स्लेव्स। तो आप मुझे बताओ, एजुकेशन भी नहीं है, ठीक है, प्लस सती सिस्टम है, डाउरी देनी पड़ेगी बहुत सारी, अगर सपोज डाउरी नहीं दी, if the girl does not get married at the right age, then her entire life is spoiled. So लड़कियों को बेसिकली बर्डन के तौर पे देखा जाता था। एज अ रिजल्ट किसी के घर पे अगर बेटी पैदा होती थी तो फैमिली विल बिकम सैड। हाइपरगैमी वाज आल्सो कॉमन। हाइपरगैमी मतलब अपने से उच्च स्टेटस में शादी करना। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक स्टेज में औरतों का स्टेटस थोड़ा खराब था, मिडिवल एरा में सबसे ज्यादा खराब हो गया। मुगल पीरियड में क्या था वुमेन का स्टेटस? मुगल पीरियड में अगर आप देखोगे वुमेन और मेन इक्वली फील्ड में, खेतों में काम करते थे। ठीक है, वुमेन के थोड़े डिफरेंसेस, उनको जो उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बिकॉज मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन या रिप्रोडक्टिव वुमेन जो प्रेग्नेंट है या जिनके पीरियड्स चल रहे हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो खेत में आके काम करे या पॉटर के व्हील के पास आए, या जहाँ पे बीटल लीव, सुपारी के पत्ते ग्रो कर रहे, देयर वुमेन वर नॉट अलाउड टू एंटर बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल रीजंस। प्लस वुमेन को सोसाइटी में, क्योंकि तब मुगल एरर में, मुगल पीरियड में अगर आप देखोगे लोगों का बेसिक क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर। सो वुमेन वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट क्योंकि वो चाइल्ड बेरियर्स थे। दे वर द वन हु विल, दे वर द वंस जो आगे चल के उनके वंश को बढ़ाने वाले थे घर के। सो यू कैन सी वुमेन का स्टेटस मुगल एरा में रिलेटिवली बेटर था। ठीक है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, बिकॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या माल न्यूट्रिशन की वजह से हमेशा शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स होने लगे। वुमेन का पॉपुलेशन मुगल एरा में कम होता होता चला गया। तो जब पॉपुलेशन वुमेन का कम होने लग गया
पहले क्या होता था, डाउरी देते थे कि लड़की की शादी कराओ तो उसके लिए पैसे देते थे। अभी ब्राइड प्राइज मिलने लग गया। ब्राइड प्राइज मतलब लोगों के पास लड़कियां शादी के लिए कम होते थे, तो लड़के वाले पैसे दे के लड़कियों को शादी करा के लेके आते थे। प्लस अगर वुमेन का पॉपुलेशन कम इतना हो गया था कि दे अलाउड री मैरिज ऑफ बोथ डिवोर्स्ड एंड विडोड वुमेन। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी वुमेन वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मेल मेंबर्स। तो आप देख रहे हो सोसाइटी अभी भी पैट्रियार्कल है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या था, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज अभी भी अगर आप देखोगे, अगर सपोज किसी घर में बहुत बहनें और एक भाई है, ठीक है, सो ऐसे होता है कि दैट ब्रदर इज लाइक द प्रिंस ऑफ द हाउस। ठीक है, उसको सारे लोग प्रेफरेंस देते हैं। लड़कियों के एजुकेशन के लिए पेरेंट्स इतने पैसे नहीं डालते जितने लड़कों के लिए डालते, सो देयर इज लेस स्कूलिंग अपॉर्चुनिटी, लेस अपॉर्चुनिटी टू गेट अ हायर एजुकेशन। ठीक है, सोशल पार्टिसिपेशन भी, वुमेन को इतना फ्रीडम अभी भी नहीं है इन सम हाउस होल्ड्स। अभी भी देयर लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। तो आप देख रहे हो वुमेन को अभी भी सोसाइटी में अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज है। इसके लिए वुमेन सेंट्रिक एसेस आते हैं। मेन सेंट्रिक एसेस क्यों नहीं आते? बिकॉज मेन डू नॉट हैव दोज अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। प्लस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड बेनिफिट्स एंड कोर्स। अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया था, मेन विल वर्क आउटसाइड और औरतें घर का काम करेंगी, ये जनरली एक्सेप्टेड सोसाइटी होती है। अगर आप देखोगे समवन्स हस्बैंड इफ इज नॉट वर्किंग एंड वाइफ इज वर्किंग, पीपल विल बिकम शॉक। लोग बोलेंगे अरे इसके हस्बैंड काम नहीं करते, वुमेन इज रनिंग द हाउस, विच इज नॉट अ कॉमन नोशन। ठीक है, और सपोज भले ही वो हस्बैंड वर्किंग हो या नॉन वर्किंग मेल हो, ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द हाउस होल्ड वर्क या बच्चों को संभालने के इसमें काम नहीं करते, क्योंकि क्या बोला जाता है, ये मर्दों वाला काम नहीं है। ठीक है, और सपोज अगर किसी वुमेन को घर के बाहर जाके काम भी करना है, इफ शी वांट्स टू टेक अ प्रमोशन, कुछ भी उनको चीजें करनी है, शी हैज टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक परमिशन फ्रॉम हर हाउस होल्ड, या फिर अगर परमिशन भी नहीं लेनी, स्टिल शी हैज टू कम एंड डू हर हाउस होल्ड ड्यूटीज, जैसे घर पे आके खाना बनाना, जो भी कुछ चीजें। तो आप देख रहे हो, पहले तो हम वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते, प्लस हम वुमेन को हाउस होल्ड बेनिफिट्स तो अनइक्वली देते, काम पूरा का पूरा देते। प्लस देयर इज डोमेस्टिक वायलेंस। आपने रिसेंटली भी एक देखा होगा, एक टॉप कॉप को बिकॉज ही फिजिकली असॉल्टेड हिज वाइफ, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में उनको ये कर दिया गया, जॉब से रेजिग्नेशन देना पड़ा। इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा कॉज है डाउरी। ठीक है, अभी भी डाउरी के लिए बहुत सारे लोग अपने वाइफ को फिजिकली असॉल्ट करते हैं। दूसरी चीजें क्या होता है, मेन आर एक्चुअली फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड वुमेन आर पर्टिकुलरली वीक, स्पेशल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट नेटल फेज। तो ऐसे टाइम पे वुमेन आर ऑल्सो इमोशनली वीक। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल विक्टिमाइजेशन, बट वुमेन को मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क प्लस डोमेस्टिक वायलेंस, इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में जो दो पार्ट्स है, मेन एंड वुमेन, उसमें एक पार्ट पूरा का पूरा सप्रेस होता जा रहा है। एंड अगर आपको सोसाइटी के डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें चाहिए कि सारा बोथ पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी शुड बी इक्वली डेवलप, एंड दैट इज द रीजन वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? मिशन मोड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। देखो, मिशन मोड, मैंने वर्ड को थोड़ा बोल्ड बनाया है यहाँ पे। मिशन मोड का मतलब होता है, मतलब सिर्फ मिशन क्या होता है कि गोल्स बनाओ। मिशन मोड एफर्ट्स का मतलब होता है कि आपके पास उस गोल्स के लिए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स है, आपको पता है आप क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हो, आपके पास फुल प्रूफ प्लान रेडी है। तो हमें ये तो पता है कि वुमेन को एम्पावर करना चाहिए, लेकिन कैसे? तो उसके लिए हमारे पास मिशन मोड एफर्ट्स होने चाहिए, एकदम स्पेसिफाइड एफर्ट्स होना चाहिए, स्पेशली यंग एडल्ट्स के लिए। सोचो अगर हम यंग एडल्ट्स के अंदर वुमेन को रिस्पेक्ट करने वाली अगर क्वालिटीज डेवलप करेंगे, सो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस number of rape cases, crime towards women, plus it will lead to a happy household family in future. Government should also popularize widow remarriages, ठीक है, and reduce the menace of dowry. Dowry system तो अभी भी आप देखते हो, अभी आजकल डाउरी के लिए एक नई चीज कैसे आई है। फर्स्ट तो डाउरी वो लोग हक से मांगते थे, नाउ दे विल से कि जो भी आपको देना है आपकी खुशी से आपकी बेटी को दे दो, एट द एंड आप आपकी बेटी के लिए दे रहे। बट आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी नीड फॉर अ पेरेंट टू गिव एनीथिंग टू द चाइल्ड।
If they need it, if the parents need, obviously it should go, but under the terms of dowry, आजकल dowry word use नहीं किया जाता, but still it is going on. ठीक है. प्लस दिस कैन बी अचीव कैसे, इफेक्टिव यूज ऑफ मास मीडिया. अगर अभी आप देखोगे, लेट अस टेक द केस ऑफ दीपिका पादुकोण. ठीक है. See again, I'm also not supposed to use it because it's still not cleared. ठीक है. But फिर भी before she was actually called to that NCB sector, मीडिया ने सब जगह उनके नाम सारी चीजें, इवन अदर पीपल ड्रैग्ड हर इन द ट्विटर फाइट्स. ठीक है. तो ये इफेक्टिव यूज ऑफ मास मीडिया नहीं हो गया, ये क्या हो गया, इनइफेक्टिव यूज ऑफ मास मीडिया. आप किसी को खराब कर रहे हो. हमें मीडिया को किस तरह यूज करना है कि हमको एम्पावरमेंट करानी है. ठीक है. प्लस अगर आप देखते हो, कभी कभी डायरेक्ट मनी बेस्ड इंसेंटिव जो होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या करता है कि डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करता है वुमेन्स के अकाउंट में, प्रेग्नेंट वुमेन के अकाउंट में, बट वो उन पैसों को विड्रॉ उनके हस्बैंड्स करते हैं या समवन एल्स, देयर चिल्ड्रन और एनीथिंग, तो उसका बहुत मिसयूज होता है. ठीक है. तो हमको ये मेक श्योर करना है कि अगर हम वुमेन को एम्पावर करें तो वी आर सपोज टू सी कि सिर्फ पैसे भेजने से कुछ नहीं होगा, वी आर सपोज टू सी कि एक्चुअली शी हैज रिसीव्ड इट और एक्चुअली इट हैज बीन यूजफुल फॉर हर. प्लस और एक चीज, आजकल क्या होता है, अगर सपोज किसी को सिर्फ बेटी, इफ सम फैमिलीज हैविंग ओनली अ डॉटर, ठीक है, उनको सिर्फ बेटी हुई है, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं आपको एक बेटा भी होना चाहिए, क्योंकि बेटी तो ब्याह करके चली जाएगी, शी विल गेट मैरिड एंड गो ऑफ, आपको बुढ़ापे में तो आपका बेटा ही देखेगा. कभी कभी ऐसे भी होता है कि सपोज इफ द डॉटर इज मैरिड इन सम अदर फैमिली, उनको लगता है कि अभी हमारी बहू की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसके ससुराल वालों को देखो, नाउ शी इज नॉट सपोज टू गिव हर सैलरी बैक टू हर पेरेंट्स. तो ऐसे कुछ ओल्ड एज कपल्स होते हैं जिनको सिर्फ बेटी होती है एंड बाद में उनके पास सपोज पैसे नहीं हो, काम नहीं हो, तो उनके लिए नॉर्मल से ज्यादा थोड़ा पेंशन देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर किसी कपल को बेटी हो गई तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट वरी अबाउट इट, बेटी के बर्थ से किसी को तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज दे विल नो कि हाँ गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ अस. तो डिफाइनिंग वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है. अभी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एम्पावरमेंट के ऊपर कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैन यूज इट फ्रॉम हियर. एम्पावरमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, हेल्प्स पीपल टू असर्ट कंट्रोल ओवर देयर लाइफ. ठीक है. किसी को एम्पावर करना मतलब वो अपने लाइफ के खुद के डिसीजंस ले सकता है. अगर वो अपने लाइफ के खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता, इसका मतलब वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है. वुमेन एम्पावरमेंट एज अ कंसेप्ट ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस 1985 नायरोबी में. ठीक है. जिसने ये बताया कि हाँ वुमेन को भी सोशल पावर और कंट्रोल होना चाहिए. वुमेन का एम्पावरमेंट हम कैसे देख सकते हैं और क्यों हमको देखना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सोसाइटी में हमेशा बहुत सारे सेक्टर्स में मेल डोमिनेशन होता है, वुमेन आर सबऑर्डिनेट. प्लस एनेबलिंग वुमेन टू गेन इक्वल एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस. अभी इस बार देखो, भले इट वोंट नॉट कम लाइक दैट, बट अगर आप नेटफ्लिक्स में देखोगे, देयर वाज दिस श्रीदेवीज डॉटर मूवी गुंजन सक्सेना. ठीक है. वहां पे वो दिखा रही कि मेल डोमिनेशन पहले था एंड हाउ शी वाज द फर्स्ट वुमन. ठीक है. तो देन अगर ऐसा कोई मूवी आता है, देन एक्सपेक्ट कि हाँ दिस वाज अ वुमेन सेंट्रिक पिक्चर, सो देन देयर आर चांसेस अ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड. ठीक है. तो वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली क्या बोल रहा है, वुमेन को स्पेशल राइट्स नहीं देने, हमें वुमेन को इक्वल एक्सेस देना है, कि वो भी जितना एक्सेस मटेरियल, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल किसी मैन को मिलता है उतना ही वुमेन को मिलना चाहिए. तो प्लीज एम्पावरमेंट में हमें ये नहीं देखना कि ज्यादा पावर्स मिलनी चाहिए, हमको इक्वल पावर्स मिलनी चाहिए. तो वुमेन की एम्पावरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वुमेन में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे. ठीक है. अगर वुमेन के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव को कम कर देंगे, वुमेन के सारे राइट्स अगर हम सेफगार्ड करेंगे, वुमेन की अगर सोसाइटी में पॉजिटिव इमेज बनाएंगे. सी कैसे होता है, सपोज इफ द हस्बैंड इज नॉट रिस्पेक्टिंग हिज वाइफ, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या फिर जो इन-लॉज है वो अगर अपने बहुओं की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी इवेंचुअली अपनी मॉम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि एवरीवन इज टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड, इवन आई कैन टेक. तो सिमिलरली अगर कुछ हाउस होल्ड ऐसे होते जहां पे औरतों की रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वो बच्चे जब आगे जाके बड़े इंसान बन जाते, वो भी बाहर सोसाइटी में किसी भी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू फ्रॉम आवर साइड, कि हमें अपनी घर में पॉजिटिव इमेज बनानी चाहिए सोसाइटी की, वुमेन की सोसाइटी में, जिससे उनके सारे राइट्स, उनके सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. ये तो
tomorrow is suppose some woman wants to represent herself, अभी कोई उनको जाके ये नहीं बोलेगा कि आपके बस की ये बात नहीं है, आप पॉलिटिकल्स में उतर नहीं सकते। बट यही चीज अगर 100 साल पहले की हम बात करते, वुमेन को इतना राइट नहीं था कि वो अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, प्लस हमें वुमेन को उनके चॉइसेस, उनकी राइट्स की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि वुमेन सारे सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर सके। इसके लिए हमको उनको इंफॉर्मेशन, नॉलेज और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स बनाना चाहिए, स्किल्स डेवलप करना चाहिए। देखो रीजन क्या होता है, जब आपके पास खुद के पैसे होते हैं ना, जब आप खुद से कमाना स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे आपके पास जो कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो आत्मनिर्भर बन जाओगे, ठीक है, दैट इज द बेस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस यू कैन गेट इन लाइफ, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वुमेन के खिलाफ सारा डिस्क्रिमिनेशन कम करने के लिए हमको मेक श्योर करना चाहिए वुमेन को खाना इक्वली मिले, फूड इक्वली मिले, प्रॉपर्टी राइट्स मिले, प्रॉपर्टी राइट्स अभी मिल रहे हैं, ठीक है, उनको भी सेविंग्स करने का राइट मिले, उनको भी अपने बच्चों की कस्टडी मिले, उनको भी क्या बोलते हैं मेंटेनेंस मिले। तो इस सारी चीजों को ये करने के लिए हमको स्कूल कॉलेजेस में ये सारी चीजें बतानी चाहिए, ताकि ये डेवलपिंग स्टेज में बच्चे ये सारी चीजें सीखे। अभी आप बोलोगे मैम वाई शुड वी एम्पावर वुमेन, हमको समझा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन क्या होता है, बहुत सारी उनके साथ अनइक्वल चीजें होती है, बट वाई एम्पावरमेंट? रीजन, वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पूरा अचीवमेंट अचीव ही नहीं करेगा अगर आप वुमेन को एम्पावर नहीं करोगे। अगर आप वुमेन को एम्पावर करोगे, जो ओवरऑल इनइक्वालिटी है वो कम हो जाएगी। अनएजुकेटेड वुमेन के ऊपर ज्यादा चांसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, एम्पावर करोगे तो वो अपने आप को बचा पाएंगी। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप वुमेन को एम्पावर करोगे, ओवरऑल क्राइम रेट और करप्शन कम हो जाएगा। और जो एजुकेटेड मदर होती है ना, वो एक पूरा अच्छा नया जनरेशन ये कर सकती है। ठीक है, तो हाउ वुमेन एम्पावरमेंट, अभी आपको ये तो समझा वाई एम्पावरमेंट, बट हाउ, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना, यू आर सपोज टू मेक रिप्रोडक्टिव एंड हेल्दी चाइल्ड सर्विसेज फ्री टू एनी वुमेन। ठीक है, हमको सारे एनजीओ देखने हैं कि वुमेन को सारे हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलने चाहिए। इसका रीजन, इफ अ वुमेन इज हेल्दी, द चिल्ड्रन बोर्न टू हर विल आल्सो बी हेल्दी। दूसरी एक चीज हम देखते हैं, यूजुअली वर्किंग वुमेन का आजकल का प्रॉब्लम होता है। आजकल बहुत सारे ऐसे वुमेन होते हैं जो वर्किंग होते हैं, बट उनके बच्चे संभालने के लिए देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर कभी कभी सम वर्किंग वुमेन गेट प्रेग्नेंट बट देयर इज नो सेफ अबॉर्शन केयर। तो हमें वुमेन को सबसे पहले, इफ यू वांट टू एम्पावर अ वुमेन, देखो पहले दोनों पॉइंट्स उनके हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। वी शुड प्रोवाइड अ हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर देम। सेकेंड, उनके सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सारी चीजों को हमको प्रोवाइड करना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। सपोज यू नो वुमेन हैव दिस मेंस्ट्रुएशन थिंग, ठीक है, एवरी मंथ दे ब्लीड, सो दे हैव दिस बायोलॉजिकल फैक्टर जहाँ पे उनको बॉडी क्लीन रखनी पड़ती है। नाउ सपोज वुमेन हैज टू गो, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पानी लाने के लिए औरतों को बहुत दूर विलेजेस में, रूरल इंडिया में चल के जाना पड़ता है। तो उतना डिस्टेंस वो जो चल के जाके पानी लेके आते हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट अ प्रोडक्टिव थिंग। उसमें उनका इतना टाइम जा रहा है, तो उसके लिए उनकी स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते तो एजुकेशन प्रॉपरली ले नहीं पाते, एजुकेशन ले नहीं पाते तो उनका फ्यूचर खराब हो गया। दूसरी चीज है, डूइंग दिस एक्सरसाइज एवरी डे, इट अफेक्ट्स देयर बॉडी, इट अफेक्ट्स देयर स्पाइनल कॉर्ड्स, एंड प्लस इस जो मेहनत आप कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर हम औरतों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फ्यूल ये सब ऑलरेडी दे दे, तो उनका बहुत टाइम बच जाएगा और उससे कुछ प्रोडक्टिव चीजें कर सकती है। तो इसके लिए हमको मेक श्योर करना है कि वी इम्प्रूव द हेल्थ मैनेजमेंट फॉर वुमेन एट ऑल लेवल्स। ठीक है, स्पेशली क्वालिटी ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। प्लस हमें ये भी अवेयरनेस भी वुमेन के अंदर करनी चाहिए, यूज देयर टैलेंट। ठीक है, नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर सोसाइटी। तो इसके लिए रूरल इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, जो वुमेन को एक्चुअली बताते हैं कि अगर आप थोड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली, कोई स्टिचिंग वाले काम कर रही तो उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। सो नाउअडेज रूरल इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काफी ज्यादा इस अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे कोट्स है, मेरा फेवरेट वाला जीडी एंडरसन का है, आप देख सकते हो। जीडी एंडरसन क्या बोलते हैं कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्ग, women are already strong, it's about changing the way the world perceives that strength.
ठीक है। तो आजकल कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे अगर आप देखोगे वीडियोस या स्टोरीज जिसमें बोलते हैं ये तो फेमिनिस्ट है विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ दैट, इवन इफ एनी वुमेन ऑल्सो यूजेस इट फॉर अ रॉन्ग टर्म। तो एक्चुअली फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म ये होता है कि आप अपने राइट्स को इक्वलिटी की तरफ लेके जाओ। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया एक कोट है, वुमेन इज एन इनकारनेशन ऑफ शक्ति, द गॉडेस ऑफ पावर। अगर इस शक्ति को हम एजुकेशन दे दे, इंडिया का स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा। तो लेट द कैंपेन ऑफ कन्या केलावनी बी स्प्रेड इन एवरी होम, लेट द लैम्प ऑफ एजुकेटिंग डॉटर्स बी लिट अप इन एवरी हार्ट। सो नरेंद्र मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, एजुकेशन टू वुमेन के ऊपर बात कर रहे हैं। सो अगेन दिस लीड्स टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है। कुछ टिप्स याद रखना, कोई भी वुमेन सेंट्रिक टॉपिक अगर आपको पूछा जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हो वुमेन का स्टेटस फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट सिचुएशन, और आप आपके आर्ग्यूमेंट्स को फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि वुमेन को अनइक्वल पे मिल रहा है या अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, फैक्ट्स के साथ बता सकते हो। बट हर चीज आप फैक्ट के साथ प्रूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप रीजन यूज कर लो। ठीक है। और भी अगर आपको कुछ डाउट होगा और आपको कुछ चीजें चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू सो